नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक तकलीफदेह खबर लेकर आपके बीच में हूं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कुछ अरसा पहले एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली थी। उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी, काफ़ी खुलासे से लिखा था उसमें। इस नौजवान के परिवार ने कर्ज लिया था। दो सूदखोर महिलाएं हैं वहाँ पे, सूदखोर कहें, साहूकार कहें, अपना अपना नज़रिया है देखने का। सूद तो सभी लोग लेते हैं, बैंक भी लेते हैं, सरकारें भी लेती हैं, सभी लोग लेते हैं। तो खैर, दो साहूकार महिलाएं हैं, उन्होंने इस परिवार को कर्ज दिया था। जो खबर है वो बतलाती है कि 15 साल पहले कर्ज लिया था, उसका ब्याज 15 साल से देते चले आ रहे हैं, लेकिन कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये दोनों महिलाएं आसपास के इलाके में अपनी ही जात बिरादरी में इसी तरह से कर्ज देकर अंधाधुंध ब्याज वसूलती थी, ऐसा कहना है लोगों का। जिस नौजवान ने खुदकुशी की है उसने इन दोनों महिलाओं के नाम से लिखा कि आप लोग मेरी माँ को परेशान मत करना, मैं मर रहा हूँ, मैं आपका कर्ज पटा नहीं पा रहा हूँ। इस तरह की बातें लिखी है। तकलीफदेह बात है। राजधानी रायपुर, जिस समाज की ये बात है उस समाज की यहाँ काफ़ी आबादी है, दसियों हजार लोग यहाँ पर रहते हैं। उसी समाज का कर्जदार, उसी समाज की साहूकार, सब एक ही समाज के थे। पता नहीं क्यों इस समाज के भीतर ये चीज़ निपट नहीं पाई। लेकिन खैर, हम कर्जदार और साहूकार के नज़रिए से देखें तो उस चिट्ठी के आधार पर पुलिस ने जांच की। जांच करने के बाद अब पाया कि 1 महीने के भीतर इन दो साहूकार महिलाओं ने इस परिवार को, जिससे कर्ज वसूलना था उनको, 1 महीने में 70 टेलीफोन किए। 1 महीने में 70 टेलीफोन का मतलब है दिन में औसत से 2 बार से ज़्यादा फ़ोन किए गए। आपको ध्यान होगा, मोबाइल ऐप जो हैं उसको हिंदुस्तान में दर्जनों या सैकड़ों ऐसे मोबाइल ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर दिए हैं, प्रतिबंध लगा दिया है, ब्लॉक कर दिया है उनको, जो चीन से जुड़े हुए बतलाए जाते हैं लेकिन हिंदुस्तान में चलते हैं। और यहाँ पे लोगों को सिर्फ मोबाइल पे कुछ जानकारी मांग कर वो कर्ज दे देते हैं। और फिर उस कर्ज की वसूली का उनका तरीका इतना भयानक है। बहुत सारे लोग देश भर में आत्महत्याएं कर चुके हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके से वो करते हैं वसूली। मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, इसलिए कि जो शहर में अपने मोहल्ले में जान पहचान के जो साहूकार हैं उनसे बचने का तो कोई जरिया हो सकता है, लेकिन ये मोबाइल ऐप जो लोन देने वाले हैं ये क्या करते हैं इसको समझिए। बड़े आसानी से लोन देने को तैयार हो जाते हैं। आपको उनका ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। उस ऐप को डाउनलोड करते ही आपका मोबाइल फ़ोन जो है पूरा का पूरा उनके पहुंच के भीतर आ जाता है। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आ जाती है, जिनके नंबर डले हुए हैं, आपके फ़ोटो उसमें आ जाते हैं, वीडियो उसमें आ जाते हैं, सब चीज़ तक उनकी पहुंच हो जाती है। आपको ये ध्यान है ना, जितने तरह के एप्लीकेशन आप मोबाइल पर डाउनलोड करते हैं, हर एप्लीकेशन आपसे 100 किस्म की इजाज़त मांगते हैं। आपको फ़ोटो स्कैन करने वाला जो मामूली सा एप्लीकेशन है वो आपसे इजाज़त मांगता है आपके टेलीफोन कॉल को कंट्रोल करने का, कि आप किसको डायल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपके नंबर से किसी को डायल भी कर ले, ऐसी सारी इजाज़त लेते हैं एप्लीकेशन आपसे। तो जो कर्ज देने वाले जो मोबाइल ऐप हैं वो आपसे सारी इजाज़त ले लेते हैं। इसके बाद अंधाधुंध ब्याज तो रहता ही है उनका, समय पे कर्जदार चुका नहीं पाते हैं। फिर उनके कॉल सेंटर जो हैं फ़ोन करके आपको गालियां बकना शुरू करते हैं, आपको गंदे मैसेज भेजते हैं। आपके फ़ोन बुक में से आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को देख के उनको फ़ोन लगाते हैं कि फलाना आदमी आपके पहचान का है, उसने कर्जा लिया है, वो पटा नहीं रहा है, उसको बोलो पटाए। इसके बाद गंदी गालियां, भद्दी गालियां, तरह तरह की धमकी सब करते हैं ये कॉल सेंटर। वहाँ पे ऐसे लोगों को रखा जाता है जो बात बात में गंदी से गंदी गाली दे सकें, धमका सकें। लोग ऐसे कर्ज को चुकाने के लिए और कर्ज ले लेते हैं। दूसरा कर्ज भी आसानी से मिल जाता है।
उसके बाद और धमकियां चालू हो जाती हैं, कर्ज भी बढ़ जाता है, ब्याज अंधाधुंध रहता है। जो लोग इस तरह के कर्जदारों को कर्ज देते हैं वो इतना मोटा ब्याज वसूलते हैं कि वो साल 2 साल में ब्याज से ही अपनी भरपाई कर चुके रहते हैं, बाकी का लूट मार जैसा रहता है। अनगिनत ऐसी आत्महत्याएं हुई है पूरे हिंदुस्तान में, लोग मर जा रहे हैं, पटा नहीं पा रहे हैं तो उनके रिश्तेदारों को, उनके घर के लोगों को, ऑफिस के लोगों को धमकी के टेलीफोन जा रहे हैं, उनके टेलीफोन से किसी तरह के कोई अंतरंग फोटो और वीडियो मिल जाए तो उसको चारों तरफ भेज रहे हैं, फैला रहे हैं। वो इस तरह ब्लैकमेल करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। भारत सरकार देर से जागी, लेकिन उसने ऐसे सैकड़ों कर्ज देने वाले एप्लीकेशन रोक दिए हैं, ब्लॉक कर दिए हैं। लेकिन मैं जिस शहर की, मेरे शहर की जो बात कर रहा हूँ, यहाँ तो ये जीती जागती महिलाएं हैं जो अपनी ही जाति, अपने ही समाज, अपने ही इलाके के भीतर अपने लोगों को कर्ज देती हैं और अंधाधुंध ब्याज से वसूली करती हैं। ब्याज पे पैसा देने वाले, कर्ज देने वाले लोगों का एक ऐसा तबका भी है जो रजिस्टर्ड साहूकार हैं, जिनको साहूकारी का लाइसेंस मिला हुआ रहता है सरकार की तरफ से। उनके खाते बही सही रहना चाहिए, उसमें किस रेट से ब्याज लेते हैं उसकी भी शायद शर्तें रहती हैं। लेकिन ये बिना लाइसेंस के जो साहूकारी करते हैं, ये बहुत ही खतरनाक एक सिलसिला है। ये मैं आपको मेरे अपने बचपन की बात बताता हूँ। मैं अपने नाना के घर जाता था तो वहाँ घर के बाहर का बरामदा, गांव था तो गांव में हफ्ते में एक दिन बाजार लगता था। उस बाजार के दिन, एक दिन के लिए बरामदे को एक बैंक किराए पे लेती थी, कोई रजिस्टर्ड बैंक नहीं थी, ऐसे ही साहूकार थे। कंगाल बैंक कहते थे उसको, जो सबसे कंगाल लोगों को भी ब्याज देती है, क्योंकि बैंकों से ब्याज लोगों को आसानी से मिलता नहीं है, इसलिए लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं जहां कोई ज़्यादा कागज पत्तर की ज़रूरत नहीं रहती। तो ऐसा बैंक मैं अपने बचपन का बता रहा हूँ, आधी सदी पहले की बात, कंगाल बैंक कहते थे। इस बैंक के लोग टेबल कुर्सी लगाकर बैठते थे बाजार के दिन, शायद मंगलवार का दिन रहता था, और इस बैंक के लठैत जो हैं वो घूम घूम के गांव के बाजार में आए हुए अपने कर्जदारों को पकड़ पकड़ के लेकर आते थे, उनसे पैसा वसूला जाता था। मुझको बहुत ज़्यादा रेट वगैरह याद नहीं है, लेकिन मुझको ये याद है कि कंगाल बैंक के लठैत रहते थे, वो चारों तरफ जाके इस तरह से वसूली करके आते थे, लोगों को उठा के लेके आते थे, शायद मारते पीटते भी होंगे किसी जगह, मैंने अपने सामने नहीं देखा है। मैं जिस छत्तीसगढ़ में अभी रहता हूँ, यहाँ के कई इलाकों में मैंने एक दबंग जाति के लोगों को देखा हुआ है जो यही काम करते हैं, साहूकारी का। मोटे ब्याज पे पैसा देते हैं और लाठी मार मार के उगाही करते हैं। ये नया नहीं है, बहुत पुराना है ये। बाद के सालों में थोड़ी सी कानूनी जागरूकता बढ़ी तो ये सिलसिला थोड़ा सा कम हुआ। जब कम हुआ तो मोबाइल ऐप वाले लोग आ गए, एक पूरा नया युग आ गया साहूकारी का, जो इस तरह से वसूल करते हैं, ब्लैकमेल करके, बदनाम करके, धमकी दे के, आत्महत्या की कगार तक ले जाकर। इस मामले में मैं थोड़ा हैरान होता हूं कि हिंदुस्तान का कानून इतना कमज़ोर क्यों है कि जब इतने संगठित तरीके से ये गैर कानूनी कारोबार हो रहा है, लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, आत्महत्या कर रहे हैं लोग, इन पे सरकार जल्दी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। लेकिन खैर, मेरा मकसद आज उस पर बात करने का भी नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, हाल के वर्षों में सरकार ने बहुत तरह की योजनाओं में कर्ज आसान किया है। थोड़ा 1-2 लाख का कर्ज बिना बहुत ज़्यादा गारंटी के, बिना ज़मीन मकान गिरवी रखे हुए बेरोजगार को 1-2 लाख का लोन बैंक आसानी से दे देते हैं। एक दिलचस्प बात आपको बतलाता हूँ मैं, जो सबसे छोटे लोन हैं, जो रिक्शे का कर्ज रहता था, जो छोटे छोटे फुटकर फेरी वाले लोग हैं, सब्जी वाले लोग हैं, इनका जो कर्ज है, इसका रीपेमेंट सबसे अच्छा है हिंदुस्तान में।
जो सबसे छोटे कर्ज लेने वाले लोग हैं, बैंक में इनका रीपेमेंट सबसे अच्छा है। इसके बावजूद बैंक जो है इसमें ज़्यादा उलझना नहीं चाहते छोटे लोगों को कर्ज देने में। उसकी एक वजह यह है कि उनके कर्मचारी उसमें ज़्यादा फंसते हैं। 10,000 20,000 का कोई कर्ज है, उसके लिए भी उनको उतना ही काम करना है जितना 2 लाख या 10 लाख के लोन के लिए करना पड़ेगा। तो बैंक थोड़ा परहेज करता है। मुझको ध्यान है कि पहले एक राजनीतिक दल, सत्तारूढ़ दल के नेता जाके बैंक मैनेजरों पर दबाव डालकर अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों को रिक्शों का लोन दिलवाते थे। एक रिक्शे का लोन कितना 3,000 4,000 5,000 होता था। उतना लोन दिलवाने के लिए बैंक के ऊपर दबाव डालना पड़ता था, तब वो रिक्शा फाइनेंस करते थे। अब हालत ये हो गई है, लोगों को बैंकों से लोन आसानी से जब नहीं मिलता है या ले चुके हैं बैंक से, उसको पटा नहीं पा रहे हैं, तो वो ऐसे साहूकारों के चक्कर में फंसते हैं। साहूकारों के चक्कर में फंस के खुदकुशी की नौबत आ जाती है। मैं राजधानी रायपुर की इस खबर को लेकर कह रहा हूं, जो अखबारों में बड़ी बड़ी छपी थी। खुदकुशी के दिन कोई खुदकुशी करे, चिट्ठी लिख के जाए, चिट्ठी में किसी को जिम्मेदार ठहराए, तो पुलिस के पास पर्याप्त हथियार रहता है कि तुरंत उनके खिलाफ एफआईआर करे। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। अभी तकरीबन 1 महीने के बाद जाकर 27 दिन के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है इन 2 महिलाओं के खिलाफ कि इन्होंने इतना दबाव डाला, ऐसा दबाव डाला, इनकी प्रताड़ना से थक कर उस नौजवान ने खुदकुशी कर ली। मुझको एक दूसरी चीज लगती है, ये तो ठीक है, साहूकार कर्जदार के बीच का ये संबंध है। जिसने ब्याज में पैसा दिया है वो कानूनी या गैर कानूनी तरीके से वसूल कर रहे हैं। पुलिस के पास शिकायत आई, चूंकि जिनके खिलाफ शिकायत है वो जाहिर है साहूकार हैं, तो संपन्न महिलाएं होगी। पुलिस ने क्यों इतना देर किया, इसकी ठोस वजह होगी, उसको आप भी समझते हैं, मुझको बतलाने की ज़रूरत नहीं है। महीने भर बाद जाकर एफआईआर उसकी हो रही है। लेकिन एक दूसरी चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्या इस बीच में जो समाज रहता है, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? कई जातियों की पंचायतें रहती हैं, कई जातियों के जाति के संगठन रहते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि बीच बचाव करके ऐसे मामलों को निपटाएं कि इस कदर वसूली ना हो? मैं एक और बात सोचता हूं, मुझको लगता है कि जो समाज ज़्यादा संगठित हैं, क्या ऐसे समाज अपने समाज के भीतर ऐसे छोटे बैंक नहीं चला सकते जिसमें लोगों को वो कर्ज, मैं नहीं जानता कि मैं कोई गैर कानूनी बात तो नहीं सुझा रहा हूं, मुझको नहीं मालूम है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि एक समाज क्या अपने गरीब लोगों को कर्ज देने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जरूरत पड़ने पर उनको बिना साहूकारी के, बिना बैंकिंग के, बिना आरबीआई के नियमों को तोड़े हुए क्या उनकी मदद करना, उनको कर्ज देना, क्या इसका कोई तरीका हो सकता है जो समाज के संगठन करे, जो थोड़ी बहुत रहम के साथ करें? क्या होना चाहिए? लोगों की ज़रूरत रहती है, इलाज के लिए ज़रूरत रहती है, पढ़ाई के लिए ज़रूरत रहती है। आपने अगर प्रेमचंद जैसे लेखकों की, जो कि हिंदुस्तान की असल ज़िंदगी बताते हैं, उनकी कहानियाँ अगर पढ़ी होंगी, या आपने कुछ एक हिंदी की अच्छी जिम्मेदार फिल्में देखी होंगी, तो गांव के साहूकार, गांव के गरीब लोगों को, उनके माँ बाप मरे तो उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, तेरही करने के लिए, ब्राह्मण भोज करने के लिए, बछिया और शैया दान करने के लिए साहूकार जुट जाते हैं कि तुम कर्ज लो और ये सब करो। बाप कोई रोज रोज मरते हैं क्या, बोलने के लिए चले जाते हैं। साहूकार के 4 दलाल और घेर कर किसी को ले आते हैं कि चलो वो समाज को मुंह क्या दिखाओगे, तुम जिंदगी भर लोगों के यहाँ खा के आए हो, आज अगर तेरही पे नहीं खिलाओगे, ब्राह्मण भोज नहीं करोगे, तो कल तुम्हारे घर शादी ब्याह में दिक्कत आएगी। ऐसा शादी के समय भी उसको कर्ज दिलाने पे उतारू हो जाते हैं। और मैं बतलाऊं आपको, ऐसे तमाम मामलों में उस गरीब के पास जो कर्ज ले रहे हैं, उनके पास कोई छोटी सी झोपड़ी रहती है, कोई छोटा सा खेत रहता है, उस पर नज़र रहती है। उस पर नज़र रख कर संगठित रूप से ऐसा कर्ज दिया जाता है,
फिर लठैत भेजकर मार मार कर उसको वसूल किया जाता है। इतना ब्याज ले चुके रहते हैं कि कुछ वर्षों के बाद साहूकार को कोई नुकसान नहीं रह जाता, वो केवल ब्याज जिंदगी भर खाते रहता है उसका। जैसे कि कोई पेड़ है आम का, हर मौसम में फल दे देता है, ऐसे ही ये कर्जदार हैं जो साहूकार को हर महीने फल दे देते हैं। तो ये एक बड़ा खतरनाक सिलसिला चल रहा है। दूसरी बात मैं आपको बतलाऊं, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, आसानी से कर्ज देने वाले ऐसे बड़े बड़े साहूकार अमेरिका जैसे विकसित देश में चारों तरफ बिखरे हुए हैं। वहां आप जाओ, अपने हाथ की घड़ी उतार के आप रख दो, गिरवी रख दो, आप गहने कुछ गिरवी रख दो, वो किसी भी तरह का कर्ज दे देते हैं, कोई भी कागजों में दस्तखत करवा लेते हैं, अंधाधुंध ब्याज से वसूली करते हैं। लोगों को ये सोचना चाहिए, मुझको देखने सुनने वाले लोगों में अगर गरीब लोग हैं जिनको कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है, उनको भी ये सोचना चाहिए कि ऐसी नौबत ना आए। कर्जदार बनना ये अच्छी नौबत नहीं रहती है। आप बचत करके चलिए, मैं एक नसीहत की बात कर रहा हूँ, आप बचत करके चलिए, कुछ बचा के रखिए, पाई पाई खर्च मत करिए। मुसीबत चिट्ठी लिख के नहीं आती है, और मुसीबत जब आती है तो सहेलियों के साथ आती है। कई तरह की दिक्कतें एक साथ आती हैं। कोरोना के वक्त में लाखों रुपया एक एक का बिल बन गया था। लोगों ने सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिली, प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों को भर्ती किया, लाखों रुपया एक एक का बिल बना। ऐसी नौबत किसी के साथ भी कभी भी आ सकती है। जितने किस्म का बीमा करवा सकते हैं सोच समझ के अपनी क्षमता से बीमा करवा के रखिए। कर्ज लेने की नौबत ना आए इसलिए थोड़ा बहुत बचा कर रखिए। बैंक में, सरकारी बैंक में बचा कर रखिए पैसा, किसी मुसीबत के वक्त वही काम आएगा। इस किस्म के साहूकारों से, ऐसे लोन एप्लीकेशन से मत लीजिए जिसमें आखिर में जाकर हो सकता है कि आपको खुदकुशी ज़्यादा आसान लगे। मत कीजिए ऐसा। मैं इस घटना को लेकर 15 साल से ये परिवार ब्याज दे रहा था। उसी जात की, उसी इलाके की, जान पहचान की 2 महिलाएं वसूल रही थी। किसको कहते हैं 15 साल? लोग मकान बनाते हैं, 15 साल में मकान खुद का हो जाता है, किस्त पटाते पटाते बैंक की। ये अंधाधुंध 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना रेट से ब्याज लेते हैं निजी साहूकार। ऐसी नौबत मत आने दीजिए। मैं आपको बतलाता हूँ, केवल गरीब नहीं, जो पैसे वाले लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनमें जो समझदार रहते हैं वो ये कहते हैं ब्याज की मार बहुत बुरी होती है। जब दुकान का शटर गिरा रहता है, दुकान तो 8 घंटे 10 घंटे चलती है, बाकी तो बंद रहती है 15 घंटे 14 घंटे। जब दुकान बंद रहती है तब भी ब्याज का मीटर चलते रहता है। छुट्टी के दिन जब दुकान बंद रहती है तब भी ब्याज का मीटर चलते रहता है। आपकी कमाई नहीं चलती, कारोबार नहीं चलता, तब भी ब्याज का मीटर चलते रहता है। इसलिए आप बहुत सावधान रहिए। मैं इस घटना को लेकर आपको केवल यही कहने के लिए यहाँ आया हूँ, ब्याज का कर्ज लेने की नौबत ना आए ऐसी कोशिश कीजिए आप। ये बोलना आसान है, जिसके ऊपर मुसीबत आती है वो जानते हैं, लेकिन मैं आपसे इतना कहता हूँ मुसीबत किसी के ऊपर भी कभी भी आ सकती है। इसलिए मान के चलिए कि आपको ऐसे दिन के लिए एक तैयारी रखनी है। सरकारी बैंक में, राष्ट्रीयकृत बैंक में जो भरोसे के हैं, ऐसे किसी भरोसेमंद बैंक में डिपॉजिट करके रखिए। दिल कड़ा करके रखिए। सेल लगेगी पूरे शहर में, मॉल में, बाजार में सेल लगेगी। आपको भी हसरत होगी कि बच्चों के लिए कपड़े ले लें, ये कर लें, लेकिन कोशिश कीजिए छोटी छोटी बचत करके अपने आप को इस हालत में रखिए कभी कर्जदार बनने की नौबत ना आए। आज बस इतना ही। इस घटना से, इस मौत से अगर हम और आप कुछ सबक ले सकें तो मेरा इतना कहना सार्थक हो जाएगा। आपको अगर हमारी बात अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, इसके लिंक दोस्तों को भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमारी बात आपको कैसी लगती है। और हाँ, एक छोटी सी सलाह,
अगर आप सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा खाने पीने का शौक रखते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। इसमें जितना पैसा आपका खर्च होता है ना, उतने पैसे को आप बचा कर रखिए। चाहें तो अपने बच्चों के लिए पोषण आहार का इंतजाम कीजिए, उनके लिए दूध, अंडा, फल जो आपको ठीक लगता हो उसका इंतजाम कीजिए। बहुत सारे गरीब बच्चों को इनमें से कोई सामान नहीं मिल पाते हैं। मैं अभी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट देख रहा था जो बतला रही है 72% हिंदुस्तानी, 72 है शायद, उतने हिंदुस्तानी पोषक थाली नहीं पाते, उनका खाना जो है पर्याप्त पोषक नहीं है, 72%। तो मेरा यह कहना है कि आप ये बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा का पैसा बचाइए, अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने को ले जाइए। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपके बच्चे ज़्यादा तंदुरुस्त रहेंगे, आप लंबी ज़िंदगी जिएंगे, अपने बच्चों के ज़्यादा काम आएंगे। इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। फिर मिलते हैं।